मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज क्लास 8 में हिंदी लैंग्वेज अव्यय आज हम आपको पढ़ाएंगे। सर्वप्रथम अव्यय शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है। अव्यय उसे कहते हैं जिसका व्यय ना हो। आ उपसर्ग लगा है व्यय के पहले, आ अर्थात नहीं, व्यय मतलब जो व्यय ना हो। तो हिंदी में ऐसे शब्द को अविकारी कहते हैं जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। मतलब ऐसे शब्द जैसे कहाँ, किधर, क्यों, कैसे, कब, तब, जब, किंतु, परंतु, इन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए ऐसे शब्दों को अव्यय कहा जाता है या अविकारी शब्द भी कहते हैं इनको। तो जो हिंदी में अव्यय हैं वह उसके कुल 5 भेद माने गए हैं, जिसमें पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा है विस्मयादि बोधक, और पांचवा निपात। यह 5 प्रकार के कुल अव्यय होते हैं। तो सर्वप्रथम हम समझेंगे क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं। देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय जो है तो कहते हैं जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जो क्रिया विशेषण है उसको आप कैसे पहचानेंगे कि यह क्रिया विशेषण है? तो इसमें विशेष लिखा हुआ है कब, कहाँ, किधर, कैसे, कितना आदि प्रश्न करने पर, आदि शब्दों से मतलब प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। कब, कहाँ, किधर, कैसे, कितना, इन शब्दों से वाक्य में लगाकर जो वाक्य दिया रहेगा उसमें लगाने से यदि आप प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर प्राप्त होगा वो होगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। एक है पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार क्रिया विशेषण के कुल 4 भेद हैं। तो आइए समझते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। ये जो है पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया विशेषण होने वाले कार्य का स्थान बताते हैं। जो क्रिया विशेषण होने वाले कार्य का स्थान बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कुल 3 भेद हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कुल 3 भेद हैं, जिसमें पहला है स्थितिवाचक, दूसरा दिशावाचक, और तीसरा विस्तारवाचक क्रिया विशेषण। मतलब जो स्थितिवाचक जो स्थानवाचक में जो स्थितिवाचक है, जो स्थिति का बोध करा रहा है, जिसमें जो दिया हुआ यहाँ, वहां, ऊपर, नीचे, यह स्थान का ही बोध करा रहा है लेकिन स्थिति का बोध करा रहा है। और यह दिशावाचक क्या करता है? इधर उधर। तो यह भी स्थानवाचक ही है, इधर उधर। स्थानवाचक में दिशा का बोध करा रहा है। और यह विस्तारवाचक है जिसमें यहां से वहां तक। इसके कुछ उदाहरण आप देखें। लिखा है मैं यहां रहता हूं। जो यहां है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही है, लेकिन स्थानवाचक में स्थिति का बोध करा रहा है। देखिए, स्थितिवाचक में यहां, ये सभी शब्द यहाँ, वहां, ऊपर, नीचे आदि और भी शब्द हैं जो स्थानवाचक है। दूसरा, इस ओर चलिए, यह दिशा का बोध करा रहा है। और यहाँ लिखा यहाँ से वहां तक, यहाँ से वहां तक पानी ही पानी है, यह विस्तार का बोध करा रहा है। विस्तार का बोध करा रहा, वह भी एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो
जो क्रिया विशेषण में पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, अब क्रिया विशेषण का जो दूसरा भेद है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक में के बाद आप दूसरा समझिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए जो दूसरा क्रिया विशेषण है यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसकी परिभाषा आप समझिए, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के ढंग या रीति का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें रीति अर्थात ढंग का अर्थ समझना चाहिए कि इसको इसलिए यह नाम दिया गया कि जिससे किसी के रीति या ढंग के विषय में पता चलता है इस क्रिया विशेषण से, और इसको जानने के लिए इसके 6 भेद किए गए हैं। तो यह पहला है विधि या प्रकार वाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा कारणवाचक, पांचवा निषेधवाचक और छठा है प्रश्नवाचक। तो जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है उसके कुल 6 भेद हैं। ये 6 भेद जो दिए गए हैं विधि में, जैसे लिखा ऐसे, कैसे, वैसे, निश्चय, ये सब जहाँ अवश्य, जरूर, अनिश्चय में शायद, कदाचित या संभवतः, ये सब जहाँ लगते हैं वो निश्चय जो है अनिश्चयवाचक होते हैं। और कारणवाचक जो है उसमें क्यों के कारण इस जो यह शब्द लगे होते हैं तो वह कारणवाचक होता है। पांचवा है निषेधवाचक। निषेधवाचक में जैसे ना, नहीं, मत, तो ये सब जो है निषेधवाचक है। और छठा है क्यों, कहाँ, कैसे। कुछ उदाहरण आप देखिए, जिसे लिखा है वह अवश्य आएगा, वह अवश्य आएगा। यहाँ अवश्य जो है वह निश्चय की तरफ संकेत कर रहा है। और यहाँ लिखा क्यों रोते हो, तो यहाँ क्यों रोते हो, रोने के पहले क्यों है तो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है। फिर आप कब आए, तो यहाँ जो है जो कब शब्द है वह भी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। इस तरह से क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनके पहले आने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। और जिसके 4 भेद हैं, जिसमें पहला भेद था स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसके अंतर्गत यह 6 भेद हैं। अब तीसरा जो क्रिया विशेषण है वह है कालवाचक क्रिया विशेषण। आइए समझते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। देखिए तीसरा क्रिया विशेषण है वह कालवाचक क्रिया विशेषण है। काल अर्थात समय। इसको समझते हैं परिभाषा, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं, तो क्रिया के होने का जो समय बताते हैं या निर्धारित करते हैं या सूचना देते हैं, ऐसे शब्दों को या उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। अब यह जो कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है वह समय संबंधी भी हो सकता है, अवधि संबंधी भी हो सकता है, या बारंबारता संबंधी, बारंबारता संबंधी। उसको 3 तरह से कालवाचक क्रिया विशेषण संबंध को हम समझते हैं या उसको देखते हैं, जानते हैं। जैसे कहीं लिखा है आज, कल, परसों, इस तरह का शब्द अगर वाक्य में प्रयोग हुआ है तो वह जो है समय बता रहा है। आज, कल, परसों, यह आज, कल, परसों यह कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है जो समय का बोध करा रहा है। और अवधि संबंधी कोई अवधि बताता है, जैसे दिन भर, सुबह से शाम तक, यह अवधि बताता है। और फिर है तीसरा बारंबारता संबंधी, जैसे हर बार, कई बार, प्रतिदिन, यह बारंबारता संबंधी क्रिया विशेषण के अंतर्गत कालवाचक में है। उदाहरण देखिए लिखा है वह दिन भर खेत में काम करता है। दिन भर खेत में काम करता है यह क्रिया विशेषण है, लेकिन कौन सा क्रिया विशेषण है, यह जो है कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत अवधि संबंधी क्रिया विशेषण है, अवधि के अंतर्गत। और फिर है कविता आजकल खूब पढ़ती है, तो आजकल जो है आज का अल्प का प्रयोग किसमें किया गया, समय में, समय संबंधी क्रिया विशेषण है।
तो इस प्रकार से आपने समझा कालवाचक क्रिया विशेषण और उसके भेद। और यह क्रिया विशेषण का जो अंतिम भेद है वह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो आगे समझते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण का एक चौथा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आइए समझते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। परिभाषा देखिए, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से होने वाले कार्य की मात्रा अथवा परिमाण का बोध होता है, होने वाली क्या परिमाण अथवा मात्रा का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जो मात्रा है या परिमाण जिसको बोलते हैं, तो जब इसका बोध होता है तो यह कुल 5 प्रकार से इसको समझते हैं कि किस प्रकार की मात्रा का बोध करा रहा है। जैसे 5 भेद हैं इसके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के, जिसमें पहला है अधिकतावाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है न्यूनतावाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है पर्याप्त वाचक, फिर है तुलनावाचक और 5वां है श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार से इसके 5 भेद आप देख रहे हैं कि कुल 5 भेद के अंतर्गत इसको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को देखा गया है। तो जो अधिकतावाचक क्या है, अधिक, अत्यंत, और फिर न्यूनतावाचक में थोड़ा, जरा, पर्याप्तवाचक में काफी, पर्याप्त, तुलनावाचक में है जितना, उतना, श्रेणीवाचक में थोड़ा, क्रम से। ये उसके उदाहरण में कुछ, वह खूब पढ़ रहा है, तो पढ़ने के पहले खूब लगा है, तो यह जो है कौन सा क्रिया विशेषण हुआ, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बाद में कौन सा क्रिया विशेषण हुआ, अधिकतावाचक क्रिया विशेषण। खूब पढ़ रहा है, अगर होता कम पढ़ रहा है तो न्यूनतावाचक हो जाता। फिर लिखा है थोड़ा खेला करो, देखिए इसमें न्यूनता का बोध है, थोड़ा खेला करो। तो खेलने का जो खेलना एक क्रिया है और उसकी विशेषता थोड़ा बता रहा, थोड़ा जो शब्द है, तो उसको कहते हैं क्रिया विशेषण। और यह पूछा जाए कि यह कौन सी क्रिया विशेषण है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में कौन सा है, अधिकता की या न्यूनता या पर्याप्तवाचक या तुलनावाचक या श्रेणीवाचक। इस तरह इन शब्दों के माध्यम से आप उसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण शब्द और एक आता है परिमाणवाचक में, परिमाणवाचक विशेषण भी आपने पढ़ा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी आपने पढ़ा है। तो परिमाणवाचक विशेषण को आपने पढ़ा कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और परिमाणवाचक ऐसे शब्द जिससे नाप तौल का बोध होता है, तो वह है परिमाणवाचक। और इसमें क्या है, क्रिया विशेषण परिमाणवाचक में कि इसमें क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया क्या लिखा है, क्रिया विशेषण शब्दों से होने वाले कार्य की मात्रा, क्रिया विशेषण शब्दों से होने वाली कार्य की मात्रा का जो बोध कराता है उसको क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उसको कहते हैं। और परिमाणवाचक विशेषण दोनों में अंतर है, वहां संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता वह बताता है और यह क्रिया की विशेषता बताता है, इसलिए यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इस प्रकार से अब इसमें एक बिंदु आपको और समझना है, जो क्रिया विशेषण है वह कितने प्रकार से बनता है, इसको आप समझ लीजिए। हाँ, तो यहाँ आप समझिए क्रिया विशेषण की रचना। क्रिया विशेषण की रचना 2 प्रकार से होती है या 2 प्रकार से माना गया उसको। एक तो मूल क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण उसको कहते हैं जैसे आज, कल। ऐसे शब्दों में किसी भी तरह से कुछ जोड़ा नहीं जाता, ये अपने आप में मूल होते हैं, ना तो जोड़ा जाता है ना तो घटाया जाता है। जो मूल शब्द हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्दों को मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। और यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं जो जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ देखिए लिखा है एक बार, यहाँ लिखा है प्रतिदिन, जीवन भर या दिन भर। यहाँ जो प्रतिदिन है
प्रतिशब्द उपसर्ग है, उपसर्ग जोड़कर बनाया गया है, कहीं समास जोड़कर बनाया जाता है, कभी विशेषण में संज्ञा जोड़कर बनाया जाता है। तो जो शब्द जोड़कर बनाए जाते हैं क्रिया विशेषण, उसको यौगिक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया है और एक अपने आप में मूल है। दूसरी और अंतिम बात क्रिया विशेषण का आप समझ लीजिए कि विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर क्या है। तो देखिए यहाँ विशेषण और क्रिया विशेषण का अंतर मैं आपको समझा दे रहा हूं उदाहरण के माध्यम से। लिखा राम अच्छा लड़का है और यहाँ लिखा कमला सुंदर है। अच्छा और सुंदर में अंडरलाइन किया हुआ है, तो राम अच्छा लड़का है, या संज्ञा इसके पहले अच्छा शब्द आया इसलिए यह विशेषण है। यहाँ जो है कमला भी संज्ञा है, उसमें लगा हुआ है सुंदर, लेकिन यहाँ जो है गाता है और लिखना, यह दोनों शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अच्छा शब्द यहाँ लगा है और यहाँ जो सुंदर शब्द लगा है यह क्रिया विशेषण इसीलिए माना जाता है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। इस प्रकार अव्यय में आज यह पार्ट 1 वीडियो समाप्त हुआ क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के बाद दूसरा जो अव्यय है संबंधबोधक अव्यय फिर अगले दिन आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।